बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं वही हूँ जिसने चैलेंज किया था कि आंख के बाद एक हाथ जाएगा और वो हाथ तुम्हारे हाथों से जाएगा। उसे काट दो और तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं है। दैट्स ऑल। पारस ने रिसीवर रख दिया। शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। उस पर कुछ मोहरे पिट गए थे और कुछ रह गए थे। बिसात के सामने डैनियल यूं तन कर बैठा हुआ था जैसे मुकाबिल के सामने चाल चलने की तैयारी कर रहा हो। हालांकि उसके सामने मुकाबले पर कोई नहीं था। जहां मुकाबिल को होना चाहिए था वहां शराब की बोतल और भरा हुआ ग्लास था। वो बहुत मोहतात तबीयत का आदमी था। उसने आज तक किसी को दोस्त नहीं बनाया था और ना ही किसी के रूबरू खड़े होकर उसे दुश्मन बनने का मौका दिया था। यह हकीकत है, जो दोस्त होते हैं, अजीज रिश्तेदार होते हैं या थोड़े बहुत शनासा होते हैं, दुश्मनी उन्हीं से होती है। किसी अजनबी से कभी दुश्मनी नहीं होती। इसीलिए वो दुनिया वालों से अजनबी बनकर रहता था। उसने आला तालीम हासिल की, सियासत में हिस्सा लेता रहा। उस दौरान बहुत मजबूर होकर कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक किसी से दो बातें कर लेता था। किसी के काम आ जाता था और किसी से अपना काम करा लेता था। किस्मत ने उसे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाया। आला हुक्काम ने उसका इंतखाब किया। उसे मशीन से गुजार कर टेलीपैथी जैसा इल्म दिया तो वो और ज़्यादा मुहतात हो गया। उसने कसम खाई थी कभी फरहाद या उसके साथियों से नहीं टकराएगा। दूर ही दूर से अपना काम बनाता जाएगा। वो इक़्तिदार का भूखा था। उसकी ख्वाहिश थी सुपर मास्टर बना दिया जाए, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। किसी और को सुपर मास्टर बना दिया गया। तब उसने सोचा एक ही मुल्क है जहां वो इक़्तिदार हासिल कर सकता था। अपने मुल्क और अपनी कौम में जाकर उनकी खिदमत भी कर सकता था और उस मुल्क में हुक्मरान बनकर रहने का उसे पैदाइशी और मजहबी हक है, क्योंकि वो खुद यहूदी है। जो लोग बुरी आदतों के गुलाम नहीं होते वो अपने अज़ाइम में ज़रूर कामयाब होते हैं। डैनियल ने हर बुरी आदत से दामन बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की थी, लेकिन शराब उनकी सोसाइटी और तहजीब का एक हिस्सा है। वो उससे दामन ना बचा सका। जवानी के इब्तदाई बरसों में जब ज़हन इतना पुख्ता नहीं था तब भी उससे ये गलती हुई। उसने शराब की आदत डाल ली। आदत इसलिए भी पड़ गई कि वो तन्हा रहता था। औरत हो या मर्द, किसी के साथ तन्हाई में वक्त नहीं गुजारता था। लिहाजा तन्हाई की साथी सिर्फ शराब ही रह गई थी। वो खूब पीता था, लेकिन इस हद तक मुहतात था कि महफिल में कभी एक दो पैग से ज़्यादा नहीं चढ़ाता था और अपने इरादे की पुख्तगी के बाइस हमेशा होशो हवास में रहता था। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई। उसने किसी को आने का मौका ही नहीं दिया। इक़्तिदार हासिल करने का शौक़ रखने वाले ऐसी ही खूबियों के मालिक होते हैं। वो औरतों से दूर भागते हैं। किसी रंगीन और संगीन महफिल में हिस्सा नहीं लेते। शराब पीते भी हैं तो बहुत मुहतात होकर। वो दोस्त भी कम बनाते हैं और जिसे दोस्त बनाते हैं उसके पीछे भी कोई मतलब ज़रूर होता है। लेकिन टेलीपैथी के नुक्ताए नज़र से शराब पीने के बायस उसमें एक कमज़ोरी पैदा हो गई थी। वो सांस नहीं रोक सकता था। उसका दिमाग इतना हसास नहीं था कि पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता। इसीलिए वो फरहाद अली तैमूर और उसके साथी टेलीपैथी जानने वालों से खौफज़दा रहता था और इसी वजह से उसने कसम खाई थी कि उन लोगों से नहीं टकराएगा। टकराने का मौका आया तो रास्ता बदल देगा। उसने फ़ौज के कई आला अफसरान के दिमागों में जगह बना ली थी और उनका इत्मीनान हासिल कर लिया था। फिर ऐसे सियासतदानों को भी अपने काबू में कर रखा था जो आइंदा उसके काम आने वाले थे। उसने सोच लिया था फरहाद की टेलीपैथी जानने वाली टीम से रूपोश रहने का यही तरीका है। वो पसे पर्दा रहेगा और इक़्तिदार की कुर्सी पर किसी और को बिठाएगा, मगर उसके दिमाग में बैठकर खुद हुकूमत करता रहेगा। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए सुकून और इत्मीनान से अपनी राहें हमवार करता जा रहा था। अनकरीब मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने ही वाला था कि अचानक वहाँ पारस और फरहाद अली तैमूर की मौजूदगी जाहिर हो गई। पारस ने मिलिट्री के एक बहुत ही काबिल सीक्रेट एजेंट की एक आंख निकाल ली और आइंदा के लिए चैलेंज किया, उसका एक हाथ और उसका एक पाँव काटा जाएगा।
उधर मुजाहिदीन ने जेल से कुछ इस तरह रिहाई हासिल की कि टेलीपैथी जानने वाले फरहाद की मौजूदगी खुद ब खुद ही जाहिर हो गई। डैनियल ऐसे चंद अफराद के दिमागों में जाकर बातें करता था जो योगा के माहिर होते थे और सांस रोक सकते थे। इस बात का यकीन होता था कि कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला अचानक उनके पास पहुंचकर डैनियल का सुराग नहीं लगा सकेगा। वो रोज़ सुबह और शाम उनसे दिमागी राब्ता कायम रखता था। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर दूसरे तमाम ऐसे अफराद की मीटिंग कॉल की जाती थी जो दूसरे हुक्मरान का तख्ता उलटने के सिलसिले में डैनियल के हम ख्याल थे। इस बार जो मीटिंग हुई उसमें तमाम आला अफसरान ने तशवीश का इजहार किया और डैनियल से पूछा, इन बाप बेटे को किस तरह इसराइल से भगाया जा सकता है। ऐसे इजलास में डैनियल एक आला अफसर को अपना आला कार बनाता था। उसकी ज़ुबान से तमाम अफसरान के सवालों के जवाब दिया करता था। उसने कहा, मैं आप लोगों से दोस्ती की इब्तदा करते वक्त ये वाज़े कर चुका था कि हम किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से नहीं टकराना चाहते, वरना हम नुकसान उठाएंगे। एक अफसर ने कहा, लेकिन पारस ने हमारे एक बहुत ही अहम सीक्रेट एजेंट की आंख निकाल ली है। अगर वो इसी तरह यक्के बाद दीगरे हम लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा तो क्या तुम खामोश तमाशाई बनकर रहोगे? हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वो भी हमसे दुश्मनी नहीं करेंगे। इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। हमारे साबिका हुक्मरानों ने पहले फरहाद और असवंती को छेड़ा, तभी दुश्मनी का आगाज़ हुआ। वो टेलीपैथी जानने वाले कभी हमारे मुल्क में खामखा नहीं आए। वो लोग सियासत से दूर रहते हैं, लिहाजा हमें भी उसी के मुताबिक उनसे दूर ही रहना चाहिए। उसने एक ज़रा तवक्कुफ से कहा, हमारे जिस अहम साथी की एक आंख निकाली गई है उसका ताल्लुक मौजूदा हुक्मरानों की गलती से है। हमारे उस एजेंट ने डमी फरहाद बनकर बहुत अहम और घनौना रोल प्ले किया था, जिसके नतीजे में उससे इंतकाम लिया जा रहा है। यहाँ हम जितने साथी बैठे हुए हैं, हम में से किसी ने आज तक फरहाद को या उसके किसी साथी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर हमें उससे डरना नहीं चाहिए। वो खामखा हमारी तरफ रुख नहीं करेगा। एक ने सवाल किया, हम अपने सीक्रेट एजेंट को इसी तरह तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दें क्या? वो आइंदा इसके हाथ काटने वाला है। क्या हम अपने साथी को इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर मरते हुए देखते रहेंगे? डैनियल ने जवाब दिया, यहाँ हमारे दरमियान फौज और पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। वो जानते हैं पारस या फरहाद जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जुर्म है। अगर वो किसी तरह पुलिस वालों या फौजियों की गिरफ्त में आ जाएं तो उनका फैसला यहाँ के कानून के मुताबिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन जासूस उन्हें तलाश कर रहे हैं। मैं भी चुपचाप उनका सुराग लगाता रहूँगा। जब उनका पता ठिकाना मालूम होगा तो मैं बड़ी खामोशी से ज़िम्मेदार अफसरान को वहाँ तक इस तरह पहुँचा दूंगा कि मुझ पर या आप लोगों पर कोई टेलीपैथी जानने वाला शक नहीं कर सकेगा। डैनियल ने अपने हवारियों को तसल्ली दी थी, यकीन दिलाया था कि पारस का दूसरा हमला कामयाब नहीं होगा। वो अपने काने सीक्रेट एजेंट के दिमाग में आता जाता रहेगा, उनके अतराफ ऐसा जाल बिछा देगा कि दूसरी बार हमला करने वाला पारस उस जाल में ज़रूर फंसेगा। पारस ने चैलेंज किया था, दूसरी बार उसका हाथ काटा जाएगा। डैनियल उस चैलेंज से धोखा खा गया। उसने समझा वो बनफ्से नफीस आकर उसका हाथ काटेगा, लेकिन हाथ उसे नहीं, डॉक्टर को काटना पड़ा। डॉक्टर का बयान था पारस ने फ़ोन पर उसे उस जहर की कुछ खासियत बताई है और उसका तोड़ भी बताया है, लेकिन तोड़ के तौर पर जो इंजेक्शन दिया जाएगा उसे तमाम जिस्म का जहर सिमट कर उसी हाथ में वापस आएगा जहां सुई चबोई गई थी। अगर उस हाथ को ना काटा गया तो ज़ख्म बढ़ता जाएगा और जहर भी रफ्ता रफ्ता फैलता चला जाएगा। मुख्तसर ये कि उस काने सीक्रेट एजेंट को ज़िंदा रखने के लिए उसका एक हाथ भी काटना पड़ा। यूं पारस का चैलेंज पूरा हो गया। जब उसने समंदर के साहिल पर वो जहरीली सुई चबोई थी तो उस वक्त डैनियल काने सीक्रेट एजेंट के दिमाग में मौजूद था। उसने फ़ौरन महसूस कर लिया था कि वो काना अचानक किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो गया है। उसके आसाब कमज़ोर हो गए हैं और वो साकित हो गया है। फिर दूसरे ही लम्हे वो धप से रेत पर गिर पड़ा था। उसके आसपास निगरानी करने वालों ने तमाम लोगों को रोक लिया था। उनकी तलाशी ले रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे, और वो बातें सुन सुनकर डैनियल उनके दिमागों में पहुंच रहा था और मालूम कर रहा था कि उनमें से कौन अपना चैलेंज पूरा करने वाला पारस हो सकता है। पारस वहां डॉन मॉरिस के रूप में मौजूद था। जब उसने अपना नाम डॉन मॉरिस बताया तो डैनियल उसके दिमाग में नहीं गया।
یہ بات دور تک پھیل چکی تھی کہ شادی کی رات فرحاد علی تیمور ڈان مورس کے دماغ میں آیا تھا۔ بہرحال اتنا ہی معلوم کرنا کافی تھا کہ فرحاد نے ڈان مورس کے دماغ میں جگہ بنائی ہے، لہٰذا ڈینیل نے وہاں جانے کی حماقت نہیں کی۔ جیسا کہ وہ محتاط طبیعت کا حامل تھا، وہ فرحاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے علم میں یہ بات لانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسرائیل میں موجود ہے۔ دوسرا، وہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے ٹکراؤ کر کے اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنے لیے نئی مصیبتیں مول لینا چاہتا تھا۔ لیکن یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جب فرحاد ڈان مورس کے دماغ میں پہنچا ہوا ہے تو ڈان کو آلہ کار بنا کر اس کے ذریعے زہریلی سوئی چبھو سکتا ہے اور یہ مشہور کر سکتا ہے کہ پارس نے اپنا چیلنج پورا کر دیا ہے۔ ڈینیل نے اپنے شبے کی تصدیق کرنا چاہی، اسی لیے چپ چاپ نینسی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے اس نے پارس کے کمرے کی تلاشی لی، اس کی اٹیچی کھول کر سارا سامان دیکھا، لیکن زہریلی گیس یا اسے پھونکنے والا ننھا سا پائپ نظر نہیں آیا۔ اس کے باوجود یہ شبہ اپنی جگہ قائم رہا کہ فرحاد ڈان مورس کو آلہ کار بنا سکتا ہے۔ اس نے اپنے حواریوں کا ایک اجلاس طلب کیا، پھر ان سے کہا، پارس کا سراغ نہیں لگا، لیکن میں اس کے آلہ کار تک پہنچ گیا ہوں جس سے فرحاد اپنا کام کراتا ہے۔ میرا خیال ہے پارس یہاں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، صرف اس کا نام کا ہوا کھڑا کیا گیا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، پارس کی تلاش میں ناکام ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ ڈینیل نے کہا، تم درست کہتے ہو، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، میں اسے تلاش کرتا رہوں گا، ہو سکتا ہے وہ نکل آئے، ہو سکتا ہے میرے خیال کی تصدیق ہو جائے۔ ایک افسر نے پوچھا، وہ آلہ کار کون ہے جو فرحاد کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے؟ وہ ارب پتی مل اونر کا نواسا ڈان مورس ہے۔ سب نے تائید کی۔ ان میں سے کچھ سن چکے تھے اور کچھ شادی کی تقریب میں خود موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ڈان مورس کو ٹیلی پیتھی کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں، اقتدار کی طرف جانے کے بجائے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ ڈینیل نے کہا، ٹیلی پیتھی کا چکر اب ہمارے لیے سود مند ہوگا۔ ہم اقتدار میں آنے کے لیے اپنے مخالفوں کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹائیں گے، انہیں اس طرح ہلاک کریں گے کہ اس کا الزام باپ بیٹے پر یعنی فرحاد اور پارس پر ہی آئے گا۔ سب لوگ خوش ہو گئے، اس تدبیر پر واہ واہ کرنے لگے۔ یہ نہایت ہی سنہرا موقع تھا۔ وہ باپ بیٹے شیبہ کا انتقام لینے کے لیے اپنے طور پر واردات کرتے جا رہے تھے۔ ان واردات میں اب ڈینیل کی طرف سے اضافہ ہونے والا تھا۔ ایک تیر سے دو شکار ہونے والے تھے۔ اقتدار کا راستہ بھی صاف ہونے ہی والا تھا۔ یوں وہاں کی انٹیلیجنس والے، فوج کے سپاہی سبھی ان باپ بیٹے کے پیچھے پڑ جاتے اور ایک دن انہیں اس ملک سے ضرور نکال دیتے۔ اگر وہ نکلتے اور ڈینیل ایک نئی حکومت قائم کر لیتا تو پھر فرحاد سے سمجھوتا کر لیتا، فرحاد کی تمام شرائط منظور کر کے اپنے اقتدار کو اور زیادہ سے زیادہ طویل عرصے تک قائم رکھتا۔ یہ اس کا منصوبہ تھا اور اب اس منصوبے پر عمل ہونے والا تھا۔ ایک افسر نے کہا، میرے دماغ میں ایک بات چبھ رہی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈان مورس کے پیچھے فرحاد کا اپنا بیٹا پارس چھپا ہوا ہو؟ اس بات نے سب کو چونکا دیا۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی، ایسا پلاسٹک سرجری کے ذریعے پہلے بھی ہوتا آیا تھا، اور فرحاد علی تیمور نے اپنی ڈمی پیش کر کے اسرائیل کے حکام کو زبردست دھوکہ دیا تھا۔ خود یہاں کے حکام ایک ڈمی فرحاد کے ذریعے شیبہ کو فریب دیتے رہے تھے۔ ڈینیل نے کہا، آفیسر، ہمارا یہ خیال درست ہو سکتا ہے۔ بائی دا وے، تمہارے دماغ میں یہ خیال پیدا کیسے ہوا؟ اس افسر نے کہا، آپ لوگ میری باتیں توجہ سے سنیں۔ جب ڈان مورس ایک طویل عرصے کے بعد استنبول سے تل ابیب پہنچا تو اس وقت جمال دین مصطفیٰ پولیس والوں کی کسٹڈی سے نکل کر فرار ہو رہا تھا اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے ڈان مورس کو یرغمال بنایا، پھر پولیس والوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی طرف فائر نہ کریں، اسے فرار ہونے کا موقع دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بھرے پورے ایئرپورٹ میں سے صرف ڈان مورس کو ہی کیوں یرغمال بنایا؟ اس سوال پر سب خاموشی سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اس لیے بنایا کہ جمال بن مصطفیٰ اور فرحاد علی تیمور کے درمیان پہلے ہی گٹھ جوڑ تھا۔ فرحاد نے بتا دیا تھا کہ پارس ڈان مورس کے روپ میں آ رہا ہے،
लिहाजा उसे यरगमाल बनाकर ले जाए। उसका बेटा जमाल बिन मुस्तफ़ा को फरार होने में काफ़ी मदद देगा। फिर ऐसा ही हुआ। दूसरी बार फरहाद ने मुस्तफ़ा के 4 साथियों को जेल से बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में फरार होने का मौका दिया। एक अफसर ने सवाल किया, लेकिन यह कहाँ साबित होता है कि डॉन मॉरिस ही पारस है? अगर वो फरहाद का बेटा होता तो शादी की रात अपने बेटे को तमाशा ना बनाता, उसे नैन्सी के साथ इज़दवाजी रिश्ते से ना रोकता। उस अफसर ने जवाब दिया, आप यूं सोचें कि माँ बाप कभी ये पसंद नहीं करते कि उनकी औलाद जवान होकर तन्हाई में जवान लड़कियों के साथ वक्त गुजारे। बाप अपने वक्त में बहुत ही अय्याश था। अक्सर यही होता है, जो लोग अय्याश होते हैं वो अपनी जवान औलाद को अय्याशी से रोकते हैं। फरहाद भी नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा पारस डॉन मॉरिस के रूप में नैन्सी के साथ इज़दिवाजी रिश्ता कायम करे। एक ने कहा, ऑफिसर, तुम्हारी ये दलील कमज़ोर है। औलाद जवान होने के बाद माँ बाप के काबू में नहीं रहती। ये ज़रूर है कि टेलीपैथी के ज़रिए फरहाद अपने बेटे के दिमाग को काबू में रख सकता है, लेकिन ऐसा वो कब तक कर सकता है? इस तरह तो बेटे और बाप में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। डैनियल बोला, ज़रा 1 मिनट, मैं एक और अहम नुक्ता भूल गया था। शायद आप लोग नहीं जानते, पारस अव्वल जहरीला है। शुमाली अफ्रीका की एक नागिन लड़की ने उसे जहरीला बना दिया था। क्या तुम्हारी ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं? ये इतना ही सच है जितना कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। हम 5 अफराद को ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म सिखाने के बाद फरहाद और उसकी फैमिली के तमाम मेंबरान की आवाज़ें सुनाई गई थीं। उनका लबो लहजा याद करवाया गया था और कहा गया था वक्तन फ़वक्तन ऐसे अफराद के दिमाग में जाना चाहिए जो योगा के माहिर ना हो या वक्ती तौर पर बीमारी के बायस या चोट वगैरह लगने के बायस उनका दिमाग हसास ना रहा हो। बहरहाल में ऐसे वक्त पारस अव्वल के दिमाग में पहुंचा था जब उस नागिन लड़की का जहर उस पर असर कर रहा था। वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। उसे अपनी तवानाई हासिल करने में महीनों लग गए थे। उन महीनों में मैंने उसके मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल की। अगर ये नौजवान पारस अव्वल ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल ना करे और इज़दिवाजी रिश्ता कायम करे तो वो जहरीला इंसान बन जाता है। एक ने सवाल किया, उसकी शादी तो हो चुकी है, वो जोजो के साथ इज़दिवाजी ज़िंदगी गुजारता है। आप लोग अंदर की बात नहीं जानते हैं। जोजो अगरचे एक जवान लड़की है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल बच्ची है। उसमें जवान लड़कियों की सी सोच है, ना जज्बात हैं। लिहाजा आज तक पारस के साथ कोई इज़दिवाजी रिश्ता कायम नहीं हुआ। अलबत्ता स्लारा पारस के जहर से मर चुकी है। अब आप इस अहम नुक्ते पर आएँ, फरहाद अली तैमूर अपने बेटे पारस को नैन्सी से इज़दिवाजी रिश्ता करने से क्यों रोक रहा है? साफ बात है, डॉन मॉरिस ही पारस है, और चूंकि वो जहरीला है और फरहाद नहीं चाहता कि उसका जहर नैन्सी के ज़रिए ज़ाहिर हो, इसीलिए उसने ये ड्रामा प्ले किया है। उनके दरमियान इज़दिवाजी रिश्ता कायम करने के सिलसिले में ऐसी कड़ी शर्त रखी है जिसे कोई यहूदी ख़ानदान तस्लीम नहीं कर सकता। वो कहता है डॉन मॉरिस को इस्लाम कबूल करना चाहिए। नैन्सी कभी यह गवारा नहीं करेगी कि उसका शौहर अपना मज़हब छोड़कर दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले। एक ओहदेदार ने कहा, हम समझ गए। फरहाद की चाल वाज़े तौर पर समझ में आ रही है। यह यकीन होता जा रहा है कि डॉन मॉरिस के पीछे पारस ही छुपा हुआ है। दूसरे ओहदेदार ने कहा, इस छुपे हुए सांप को बिल से निकालना ज़रूरी है। इसे यह मालूम होना चाहिए कि वो पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ गया है और ज़्यादा अरसे तक छुपा नहीं रह सकता। इस तरह उसे यह मुल्क छोड़ना ही पड़ेगा। एक बूढ़े सियासतदान ने कहा, आप लोग पारस को नाग कह रहे हैं, उसे उसके बिल से निकालना चाहते हैं, खुद रूपोश रहकर उसे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, जब हमारी हुकूमत कायम होगी, जब हम फरहाद से समझौता करेंगे, तो वो हमारे दिमागों में आकर आज की ये तमाम बातें मालूम नहीं करेगा। और अगर करेगा तो क्या हमसे दोस्ती करेगा या फिर आज की तरह बदतरीन दुश्मनी जारी रखेगा? ये ऐसी बात थी कि सब सोच में पड़ गए। सबको चुप सी लग गई। थोड़ी देर बाद वो कुछ ना कुछ बोलने लगे, अपनी अपनी तजवीज़ पेश करने लगे। डैनियल ने कहा, आप लोग फिक्र ना करें, फरहाद और उसके साथियों की टेलीपैथी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। एक दिन वो हमारा दोस्त बनेगा। आप लोग ये ख्याल दिल से निकाल दें कि हमारी किसी साजिश के ज़रिए पारस और फरहाद ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। हम कोई साजिश नहीं करेंगे। मिस्टर डैनियल, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको यकीन नहीं है इक़्तिदार हासिल करने के रास्ते में टेलीपैथी के ज़रिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी? मुझे यकीन है,
आप हजरात सिर्फ अपने मकसद पर नज़र रखें, उसी के लिए कोशिश करें, बाकी मैं संभाल लूँगा। पारस आज हमारे एक अहम शख्स को सजाएं दे रहा है। अगर उसने हम में से किसी को ताड़ लिया और हमारे पीछे भी पड़ गया तो क्या होगा? वो हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, हमसे दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि हम में से कोई उससे दुश्मनी नहीं कर रहा है। आप इत्मीनान रखें, फरहाद की पूरी हिस्ट्री गवाह है, वो कभी खामखा किसी से दुश्मनी नहीं करता। इसी तरह उसका बेटा भी हमसे दुश्मनी नहीं करेगा। दैट्स ऑल, मैं जा रहा हूँ। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसके सामने उसी तरह शतरंज की बिसात बिछी हुई थी, जिसके कुछ मोहरे पिट गए थे और कुछ रह गए थे। शतरंज दो शख्स खेलते हैं, लेकिन वहाँ कोई दूसरा शख्स नहीं था, क्योंकि वो किसी को तन्हाई का साथी नहीं बनाता था, किसी पर एतमाद नहीं करता था। उसके सामने रखा हुआ ग्लास खाली हो गया था। उसने बोतल उठाई, फिर दूसरा ग्लास भरकर 2 घूंट पीने के बाद शतरंज के मोहरों को देखने लगा। वहाँ जो मोहरा शाह कहलाता था, उसकी नज़रों में दरअसल पारस था। शाह को मात देने का मतलब ये होता कि उसने पारस को मात दी, और पारस को मात देने का मतलब ये होता कि उसने फरहाद को मात दे दी। वो पी रहा था और सोच रहा था, कभी उठ रहा था, कभी बैठ रहा था। उठकर दूर जाता था और दूर से शतरंज पर कदम जमाए हुए पारस को देखता था और सोचता था कोई ऐसी तदबीर सूझे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जबकि पारस वाकई सांप है और उसे मारते वक्त लाठी नहीं टूटनी चाहिए। उसने नैन्सी के दिमाग में रहकर ये मालूम कर लिया था कि वो पारस के साथ ही यरूशलेम जा रही है। वो दोनों कुछ अरसे तक इसराइल के मारूफ मकामात की सैर करते रहेंगे, फिर तिल अबीब वापस आएंगे। डैनियल के दिमाग में घूम फिर कर यही तदबीर आ रही थी कि ख्याल ख्वानी के जरिए कुछ ऐसे आलाएकारों को अपने काबू में कर ले जो योगा के माहिर हों, जिनके दिमागों में फरहाद अली तैमूर ना पहुंच सके, और वो आलाएकार कहीं भी मौका पाकर डॉन मॉरिस को गोली मार दें। फिर ख्याल आया, अगर वो पारस ना हुआ, बेचारा डॉन मारा गया और पारस जिंदा रह गया, तो मकसद हल नहीं होगा। पहले पूरी तरह यकीन होना चाहिए कि डॉन ही पारस है, और पूरी तरह यकीन करने की एक ही सूरत है, किसी तरह डॉन के खून का मुआयना करवाया जाए। अगर खून में जहर के असरात पाए जाएंगे तो फिर उसके पारस होने में कोई शुबा नहीं रहेगा। डैनियल शतरंज की बिसात पर पारस को घूर कर देख रहा था, फिर परेशान होकर उठ गया। टहलते हुए सोचने लगा, यह बड़ा लंबा चक्कर होगा कि डॉन मॉरिस का खून हासिल किया जाए, उसे तिब्बी मुआयने के लिए भेजा जाए, तब कहीं जाकर तस्दीक होगी। ऐसी कार्रवाइयों के दौरान वो बाप बेटे होशियार हो सकते हैं। नहीं, मैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करूंगा जिससे मेरी गर्दन फंसे। दिन में वो कभी पीता नहीं था, लेकिन कोई मुश्किल आ पड़े, बहुत ज़्यादा सोचना हो, कोई तदबीर काम ना आई हो, तो ऐसे में बोतल खोल देता था, फिर पीता ही चला जाता था। उस रोज़ सोचते सोचते और पीते पीते दोपहर हो गई। खाने का वक्त ख़त्म होने लगा, भूख भी लग रही थी। उसने झुंझलाकर शतरंज की बिसात पर एक हाथ मारा। उस पर रखे हुए मोहरे दूर जाकर इधर उधर बिखर गए। वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। एक बूढ़ी मुलाजमा वक्त पर आती थी और काम करके चली जाती थी। वही उसके लिए खाना पकाती थी। वो खाने की मेज़ पर आकर बैठ गया। मुलाजमा ने उसके सामने कुछ डिशें लाकर रख दी, फिर उसे देखकर बोली, आप कुछ ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? उसने चौंक कर बूढ़ी मुलाजमा को देखा, फिर कहा, कोई बात नहीं है। वो प्लेट में कुछ लेकर खाने लगा। मुलाजमा ने कहा, मैंने एक दुनिया देखी है, आपको भी देखती आ रही हूँ। आप कभी दिन को पीते नहीं, आज बहुत ज़्यादा पी ली है। आप बड़े आदमी हैं, मैं गरीब हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपको देखकर मेरी ममता उमड़ आई है। मुझे बताएं, क्या परेशानी है? वो बेजारी से बोला, कुछ नहीं, मैं एक नाग को मारना चाहता हूँ। बुढ़िया ने ताज्जुब से मुंह खोला, फिर मुंह पर हाथ रखकर बोली, ऐसा हरगिज़ ना करना। अव्वल तो नाग को ना मारना, और अगर मारना बहुत ज़रूरी हो तो उसके साथ नागिन को भी मार डालना। डैनियल ने ताज्जुब से पूछा, वो क्यों? क्या आप नहीं जानते अगर नाग को मार डाला जाए तो नागिन उस मारने वाले का पीछा करती है और एक ना एक दिन उसे ज़रूर डस लेती है। डैनियल ने नागवारी से कहा, यह बकवास है, भला नागिन को कैसे पता चलेगा कि किसने उसे मारा है? मैंने बड़े बड़े सपेरों को यह कहते सुना है, जो नाग को मारता है उसकी तस्वीर मुर्दा नाग की आंख में उतर आती है और नागिन उसे पहचान लेती है। फिर कुछ सपेरे कहते हैं नागिन अपने नाग की दीवानी होती है
उसकी बू पहचानती है। वो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए, उसका पीछा नहीं छोड़ती, पीछे पीछे ज़रूर चली आती है। डैनियल सर झुकाए खा रहा था। उसने एकदम से चौंक कर उस बूढ़ी औरत को देखा। उसके दिमाग में एक नया ख्याल उभर रहा था। एक ज़बरदस्त तदबीर अंगड़ाई ले रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लुकमा चबाते हुए उस तदबीर को जहन में पकाने लगा, हर पहलू से उस पर गौर करने लगा। फिर उठकर खड़ा हो गया। बूढ़ी मुलाजमा ने पूछा, क्या हुआ? बस इतनी ही सी भूख थी? डैनियल ने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में इस्राएली करेंसी थी। उसने 100 लीरा के 10 नोट निकाले, फिर मुलाजमा को देते हुए कहा, तुम्हारी बातों से मुझे एक नया आइडिया मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर का जो काम रह गया है उसे करके चली जाओ। मैं ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो फिर उसी कमरे में चला आया जहाँ एक तरफ शतरंज की बिसात पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ फर्श पर मोहरे बिखरे हुए थे। उसने बिसात को उठाकर दोबारा मेज़ पर बिछाया, फिर फर्श पर से 2 मोहरे उठाए। उनमें से एक शाह था और दूसरा सादा। उसने शाह को शतरंज के एक दरमियानी खाने में रखा। ये उसकी नज़रों में पारस था। फिर उसने प्यादे को बिसात के एक गोशे में खड़ा किया। ये प्यादा नहीं, उसकी नज़रों में मारिया थी। मारिया, वो नागिन जिसने पहली बार पारस को डसा था, अपना जहर उसके अंदर पहुंचाया था। फिर उसे ऐसे चाहने लगी थी जैसे नागिन अपने नाग को चाहती है, उसे हर हाल में हासिल करती है। अगर हुसूल के रास्ते में कोई रुकावट बन कर आए तो उसे डस लेती है। उसके जहन में एक नई तदबीर आई थी। इस तदबीर के मुताबिक डॉन मॉरिस के खून का मुआयना कराना कोई ज़रूरी नहीं था। नागिन अपने नाग को पहचानती है, खा वो किसी भी रूप में हो। अगर मारिया इसराइल पहुंच जाए तो वो डॉन मॉरिस को पहचान लेगी और बेख्तियार उसकी तरफ आएगी। अगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो अपने नाग को हर रूप में पहचान लेती है, उसकी बू सूंघ लेती है, अगर ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं, तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता। अगर मारिया यहाँ पहुँचती और पारस कहीं छुपा होता तो मारिया को देखकर चौंक जाता। जिस तरह 2 जिस्मों में एक खून की कशिश होती है, उसी तरह इन दोनों के खून में एक ही जहर था और इस जहर की कशिश इन दोनों को ज़रूर एक दूसरे की तरफ ले जाती। डैनियल ने दोनों हाथ मेज़ पर रखे, आंखें बंद कीं, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ अपने एक मामूल के दिमाग में पहुंच गया। उसे मुखातिब करके बोला, लंदन में एक लॉर्ड है जिसका नाम सर थॉमस जॉनसन है। उसका टेलीफोन नंबर नोट करो, अभी उससे राबिता कायम करो। मैं उसकी आवाज़ और लबो लहजा भूल चुका हूँ, तुम्हारे ज़रिए सुनना चाहता हूँ। उसका मामूल हिदायत के मुताबिक अमल करने लगा। मारिया के बाप का नाम सर थॉमस जॉनसन था। अब से बरसों पहले वो शुमाली अफ्रीका के इसी हिस्से में भटकते हुए पहुंच गए थे जहां सपेरों का कबीला था। उसके करीब ही एक और कबीला आबाद था। वहां के हबशियों ने सर थॉमस जॉनसन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, उनका मालो असबाब छीन लिया था। हो सकता था कि वो मार दिए जाते, लेकिन सरदार की बेटी सर थॉमस जॉनसन पर आशिक हो गई थी। सरदार ने कहा, मेरी बेटी से शादी करोगे तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। शादी के अलावा एक और ऐसी शर्त थी जिसे माँ बाप कभी कबूल ना करते, वो ये कि उनकी पहली औलाद सपेरों की बस्ती में एक लेडी विच डॉक्टर के हवाले कर दी जाए। ये उस कबीले का दस्तूर था। सरदार की बेटी अपनी पहली औलाद सपेरों की बस्ती में पहुंचाती थी और लेडी विच डॉक्टर उस बच्चे की परवरिश करती थी, उसे रफ्ता रफ्ता जहरीला बना देती थी। सर थॉमस जॉनसन और सरदार की बेटी की शादी हुई। फिर मारिया ने जन्म लिया। उसे सपेरों की बस्ती में पहुंचा दिया गया। मारिया की माँ रोती पीटती रही, लेकिन सरदार और दूसरे कबीले वाले रस्मों रिवाज से मजबूर थे और ये जानते थे कि सपेरों की बस्ती में पहली औलाद ना पहुंचाई गई तो लेडी विच डॉक्टर अपने जादू के जरिए उन पर अजाब नाजिल कर देगी। बहरहाल मारिया की नीग्रो माँ रोती पीटती अपने शौहर सर थॉमस जॉनसन के साथ वहाँ से लंदन चली गई। जब मारिया जवान हुई तो तकदीर ने तमाशा दिखाया, पारस को वहाँ पहुँचाया। फिर पारस के साथ मारिया पेरिस पहुँच गई। सर थॉमस जॉनसन अपनी नीग्रो बीवी के साथ उससे मिलने आए और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वादा किया कि मारिया का बाकायदा इलाज करवाते रहेंगे और किसी न किसी तरह उसके जिस्म से जहर को ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मारिया और पारस को एक दूसरे से अलहदा करना कुछ आसान नहीं था। पारस उसकी आंखों से सहरज़दा हो गया था, उसका जहर उसकी रगों में दौड़ रहा था और वो बेख्तियार मारिया की तरफ खिंचा चला जाता था। दरअसल मारिया जब भी तन्हाई में पारस से मिलती तो प्यार मोहब्बत के दौरान अपने दांतों के जरिए उसके जिस्म में थोड़ा बहुत जहर और भर देती थी
जिसके बायस वो और ज़्यादा मुतासिर होता था। पारस दोम ने एक तदबीर पर अमल किया था और पारस अव्वल को किसी हद तक उसके जहर से निजात दिलवाई थी। जहर तो बहरहाल उसके जिस्म में मौजूद था ही, लेकिन वो वक्ती तौर पर मारिया के शहर से निकल गया था। उधर सर थॉमस जॉनसन अपनी बेटी मारिया को लंदन ले जाकर किसी तरह उसका इलाज कर रहे थे, उसे किसी तरह काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। यह अभी किसी को मालूम नहीं था। डैनियल ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। आज पारस के मामले में मारिया अचानक याद आई तो वो उसके बाप तक पहुंच रहा था। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर राबिता कायम हुआ। उसके मामूल ने सर थॉमस जॉनसन से बात की। डैनियल ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ लंदन पहुंच गया। सर थॉमस जॉनसन के दिमाग को चुपचाप पढ़ने लगा। लंदन के उस लॉर्ड के पास बेइंतहा दौलत थी। उसने अपनी बेटी मारिया के लिए एक शानदार बंगला बनवाया था। उस बंगले में उसकी खिदमत के लिए जितनी औरतें और मर्द थे वो सब तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, यानी वो नर्सें थीं या वार्ड बॉयज़ थे। मारिया दिमागी मरीज़ा नहीं थी, अक्सर नॉर्मल रहती थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में आ जाती तो किसी ना किसी को काटने दौड़ती थी। ऐसे वक्त में उससे बचने की मुख्तलिफ तदाबीर की गई थीं। वो बचते भी थे और फौरन डॉक्टरों को तलब कर लेते थे। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।